हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम बात करेंगे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के ऊपर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन करे थे किसके ऊपर, थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर। और बहुत बढ़िया तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि एक पावर प्लांट है जो कि कोल से चलता है, जिसको हम स्टीम पावर प्लांट भी बोलते हैं, और उसके ऊपर किस बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे वेरिएशन मैंने करवा दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट है ना, ये हमेशा हमेशा बहुत रोमांचक करने वाला हो एक्सपीरियंस होता है। जब भी आप में से किसी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विजिट किया होगा और नहीं किया हो तो प्लीज़ अपने आसपास जो भी नियरेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ जाइए, बिल्कुल विजिट करिएगा। स्टूडेंट कार्ड ले जाइएगा तो थोड़ा सा एंट्री ज़्यादा देंगे आपको, और ज़्यादा बोल सकते हैं आप स्टूडेंट या रिसर्चर बोल के एंट्री करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से वो दिखाएंगे। तो होता क्या है इस प्लांट में कि इस प्लांट की कैटेगरी बहुत बहुत वेरिएशन में होती है, और ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या करते हैं जनरली, हाइड्रो पावर प्लांट नाम से आपको पता चल रहा है कि जो वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी है, जो वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी है, उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर वहां से हम लोग टरबाइन के थ्रू क्या करेंगे, टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, देन हम लोग अल्टरनेटर से या जनरेटर से हम क्या करेंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। अब क्या होता था ओल्ड डेज में बात करें तो बड़े बड़े प्लांट तो होते नहीं थे। बहुत शुरुआत बहुत सालों पहले कई सारे लोगों को थॉट आया कि यार नदी बह रही है तो क्यों ना उस नदी के फ्लो में, या झरना बह रहा है तो वहां टरबाइन लगा दे। टरबाइन से क्या करेंगे, टरबाइन को घुमा देंगे उस फ्लो से, और वहां से टरबाइन और जनरेटर का सेट लगा देंगे और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। उस स्वदेश में मूवी देखी होगी आपने, वहां पर भी तो वही चीज करते हैं कि पानी भरा है, पानी से हम टरबाइन और जनरेटर सेट से हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट बहुत तरीके के होते हैं इसमें, क्योंकि ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला क्षेत्र है जहाँ पे झरने आए दिन मिलते रहते हैं, कई सारे विलेजेस है जहाँ पर बहुत सारे मतलब बोल सकते 12 महीने में से, साल के 12 मंथ में से 8 to 10 मंथ झरने बहते ही रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे टरबाइन पुट कर दिया और टरबाइन जनरेटर सेट से वो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। बट फिर आगे चल के धीरे धीरे हम इस कैटेगरी में आगे बढ़ते गए, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़ा सा स्टोरेज करें पानी का, और पानी का अलग एक साइट को चूज करें जहां पर हम पानी भरें, बहुत कई किलोमीटर में पानी भरते हैं, और वहां पर डैम कंस्ट्रक्ट करके उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं। तो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट आपने अपने नज़दीकी होंगे, जो भी नज़दीकी हाइड्रो पावर प्लांट हो तो उसको जरूर विजिट करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कि भाई यहां से क्वेश्चन सर कैसे पूछे जाते हैं, और छोटे छोटे जैसे थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता था, पावर प्लांट की जो छोटी छोटी चीजें होती थी उनका पर्पस पूछा जाता था। नॉर्मली भाई एक लाइन में अगर आपको हाइड्रो पावर प्लांट समझाना हो तो क्या कर सकते हैं, भाई पानी की एनर्जी को, वाटर की एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं और उससे हम मैकेनिकल बना रहे हैं, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं। तो टरबाइन अल्टरनेटर के सेट से हमारा मैकेनिकल से पहले पानी की एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है टरबाइन, और फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है हमारा अल्टरनेटर। अब देखिए ये बेसिक सा एक डायग्राम है। हाइड्रो पावर प्लांट के या हाइडल पावर स्टेशन के बहुत सारे अलग अलग फिगर देखने को मिल सकते हैं आपको। जरूर नहीं कि ऐसा ही सेटअप हो, आप गूगल करेंगे तो अलग अलग तरीके की इमेज हो सकती है। कोई माइक्रो लेवल पे जाके इमेज ड्रॉ करेगा, कोई अपर लेवल पे इमेज ड्रॉ करेगा। मैं आपको वो सारे कंपोनेंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो देखिए क्या होता है, अगर हमें हाइडल पावर स्टेशन बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइट सिलेक्शन कैसे होता है, साइट सिलेक्शन होता है कुछ इस तरीके से कि भाई सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट रीजनेबल हेड शुड बी अवेलेबल, मोर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर रिजर्वोयर एंड डैम बनाने के लिए, और पानी को कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जिसमें पानी स्टोर करते हैं उसको रिजर्वोयर या कैचमेंट एरिया बोलते हैं, वो बड़ा हो, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है। उसके बाद साइट सिलेक्शन हो जाता है हमारा कि भाई हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पे, है ना। आपको देखिए क्या हो ना, अब बहुत बड़े हाइडल पावर स्टेशन आज की तारीख में नहीं बनाए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उसको बनाते 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 10-20 साल लग जाते हैं। बट हाँ, एक बार बन जाता है तो उसकी यूटिलिटी बहुत, क्योंकि इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत लगती, कई सारे गांव डूब जाते हैं तो उनको वापस से बसाना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट भी होते हैं, कई सारी जगह फ्लड भी आ जाता है क्योंकि उस पानी, वो इतना पानी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। कई बार बाढ़ को भी हम लोग प्रिवेंट करते हैं, बट क्या है उसके दूसरे एडवर्स इफेक्ट भी बहुत सारे हैं।
तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो अब आज की तारीख में बहुत बड़े जो एग्जिस्टिंग हाइडल पावर स्टेशन है उन्हीं को हम कंस्ट्रक्ट करके अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बाकी नया हाइडल पावर स्टेशन बहुत बड़ा वाला नहीं लगा रहे हम लोग अभी। क्यों? क्योंकि उसमें इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। तो देखिए जनरली पहले कहानी सुनाऊंगा मैं, है ना, उसके बाद हर एक पॉइंट को बिल्कुल जो नोट्स तरीके से पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा यहाँ पे, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ कहानी सुनना। अभी देखिए पानी से हमें क्या बनाना है भाई, टरबाइन लगा है, टरबाइन के ऊपर हमें पानी छोड़ना है। जैसे हम थर्मल पावर स्टेशन में क्या करते थे, टरबाइन के ऊपर स्टीम छोड़ते थे, स्टीम के थ्रू हम लोग क्या करते थे, टरबाइन्स की ब्लेड्स को घुमाते थे। यहां पर टरबाइन्स की ब्लेड्स के ऊपर हम स्टीम नहीं, डायरेक्ट पानी मारेंगे। अब देखो कोई चीज को घुमाना है ना, थोड़ा कॉमन सेंस बेसिस पे चलते, बिल्कुल एकदम नो सीखे की तरफ हम स्टोरी सुनेंगे। मान लीजिए किसी चीज को घुमाना है हमें, तो पानी हमें थोड़ा फोर्स से मारना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली यहां पर पानी को पहले हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और एक प्रेशर से हम क्या करेंगे, टरबाइन के ऊपर पानी देंगे। तो उसका अरेंजमेंट है ना, तो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो स्पीड रहे वो कांस्टेंट बनी रहे, एक कांस्टेंट प्रेशर से आपके टरबाइन्स के ऊपर पानी आता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डैम बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, डैम बनाएंगे। डैम क्या होता है, एक तरह का पानी को रोकने के लिए, है ना, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, कैचमेंट एरिया जिसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो यहां पर पानी को इकट्ठा किया है, उसके साथ में इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये डैम की बहुत मल्टीपल यूटिलिटी होती है, इसके ऊपर आप चल भी सकते हो, रास्ते जैसा भी यूज करते हैं कई सारे लोग डैम को, है ना। तो डैम से फिर क्या करेंगे, डैम से एक प्रेशर टनल होती है, क्या होती है, प्रेशर टनल। इस टनल के थ्रू क्या होता है, पानी जाता है, और इस प्रेशर टनल से ही ये अलग अलग फिगर मिलेंगे आपको। कई बार आपको यहां पर इस तरीके से ये शेप होगा, यूं इस तरीके से शेप होगा, है ना, इसको 4 बे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 बे, 4 बे, है ना, 4 बे, ताकि आपका पेनिस्टॉक से ये प्रेशर टनल, उसके बाद पेनिस्टॉक कनेक्टेड रहता है, ताकि आपका जो पानी है ना, ये रिजर्वॉयर का ही एक कैटेगरी है 4 बे, मतलब आपका ये इस तरीके से रिजर्वॉयर है ना, ये रिजर्वॉयर है, बड़ा सा रिजर्वॉयर है, और फिर ये आपका 4 बे है, ताकि यहाँ पे पानी हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा रहे, ताकि हमारा पेनिस्टॉक जो है या प्रेशर टनल है, इसमें पानी हमेशा इस पर अवेलेबिलिटी रहे, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे हो सकता है पानी, तो इसको बोलते हैं 4 बे। ये जो हल्का सा ऐसा रहता है ना, हमेशा यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो इसको बोलते हैं 4 बे, है ना। आगे चल के मैं सब लिखवा दूंगा। फिर क्या होता है, ये पानी को प्रेशर टनल के थ्रू हम ले जाते हैं, और यहां पर वॉल हाउस रहता है, बहुत बड़ा वॉल हाउस रहता है। वहां से हमारा क्या होता है, पेनिस्टॉक कनेक्टेड रहता है। पेनिस्टॉक क्या होता है, एक तरीका कंक्रीट या फिर स्टील का पाइप होता है जिसमें एक सर्टेन प्रेशर बनाया जाएगा, है ना, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि टरबाइन के ऊपर कभी अलग अलग प्रेशर से पानी आ रहा है, एक कांस्टेंट प्रेशर से हम लोग उस टरबाइन को ले जाएंगे। उस टरबाइन पे जो पानी जाएगा वो एक फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट प्रेशर से जाएगा, तो अच्छा रहेगा। अचानक बार बार सडन प्रेशर चेंज होगा तो ब्लेड्स टूटने का खतरा रहता है। तो इस वजह से पेनिस्टॉक क्या करता है, पेनिस्टॉक एक पाइप रहता है। अब ये डिपेंड करता है पेनिस्टॉक काई का बना होता है, अगर 30 मीटर से कम का वो रहता है उसका, तो उसका कंक्रीट से भी बनता है और स्टील से भी बनता है। डिपेंड कि अगर आपका साइज बड़ा है, बड़ा हाइडल पावर स्टेशन है या बड़ा आपका हेड है, तो उस तरीके से क्या होगा, उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उस हिसाब से चलेगी, कंक्रीट बेसिक और नहीं तो स्टील पाइप। अच्छा, बार बार एक शब्द यूज होगा इस पूरे पावर प्लांट में, हेड का मतलब क्या होता है, हाइट। हेड का मतलब क्या होगा, हाइट होगा, कि भाई यहां से सपोज करो ये आखिरी आपका जो पावर हाउस है वहां से लगाकर ये रिजर्वॉयर तक का ये हमारा क्या होता है, हेड। अब हेड के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, एक बिल्कुल नीचे से लगा के ऊपर तक का हेड लेंगे, एक डैम से लगा के वहां तक के हेड लेंगे। तो ये सब बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वालिटीज है जिनको बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, अभी हमें जेई लेवल के हिसाब से पढ़ना है, बट इतना बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं पूछा जाएगा, हर चीज की यूटिलिटी पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहां से पेनिस्टॉक वॉल सिस्टम लगाए, पेनिस्टॉक लगाए, तो पेनिस्टॉक से पानी जाएगा और ये यहां पर पावर हाउस से, मतलब यहां पर टरबाइन का सेट और अल्टरनेटर का सेट रहेगा, और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना, ट्रांसमिशन लग जाएगा। अब देखो यहां पर 2-2, 3-3 चीजें दिख रही होगी। ये सर्ज टैंक सर क्या बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या करता है कि भाई पेनिस्टॉक में पानी जा रहा है, सपोज करो यहां पर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी जनरेट होगी जितनी आपकी डिमांड होगी, है ना, हम स्टोर करके तो नहीं रख सकते। तो मान लीजिए आपकी जो डिमांड है उसमें फ्लक्चुएशन हुआ, कम ज्यादा हुआ, तो पेनिस्टॉक में पानी भी कम ज्यादा होगा, भाई उसका प्रेशर भी कम ज्यादा करना पड़ेगा हमें।
तो मान लीजिए सपोज करिए अचानक से यहां पे डिमांड ड्रॉप हो गई, है ना, अचानक से आपका पूरा सिस्टम चल रहा था भाई, यहां से पानी आ रहा, प्रेशर टनल जा रहा, पेन स्टॉक से जा रहा है, टरबाइन पे पानी गिर रहा है और आपका जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। अचानक से क्या हुआ कि डिमांड ड्रॉप हो गई, कि भाई इधर से बोल दिया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है 2 घंटे। तो अब ये 2 घंटे अल्टरनेटर ने क्या किया, अरे अल्टरनेटर पे जो बैठे होंगे व्यक्ति, उन्होंने बोला अल्टरनेटर को बंद करो अभी, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है ना। एक स्टोरी सुना रहा हूं। फिर क्या होगा, फिर वो टरबाइन को बोलेंगे भाई टरबाइन मत चलाओ, टरबाइन को बंद करो। टरबाइन को जैसे ही बंद करेंगे तो भाई टरबाइन को बंद करने का मतलब क्या, पानी रोकना पड़ेगा। तो अचानक से हमें क्या करना पड़ेगा, पानी के जो गेट है वो बंद करने पड़ेंगे। जैसे ही पानी के गेट बंद करेंगे तो पेन स्टॉक में अचानक से क्या होगा, अचानक से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पानी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सेस वाटर आ जाएगा। अब ये एक्सेस वाटर अगर हमने नहीं इसको सेटल किया, पेन स्टॉक से इधर उधर कहीं नहीं ले गए इस पानी को, तो पेन स्टॉक बस्ट हो सकता है। तो पेन स्टॉक की सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्ज टैंक बनाया कि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हम सर्ज टैंक के थ्रू ले जाएंगे, सर्ज टैंक के अंदर कर देंगे। तो सर्ज टैंक करता क्या है असल में, कि पेन स्टॉक में एक बराबर प्रेशर मेंटेन रहे, उसको हमेशा मेंटेन करता है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर में वो कंजर्वेटर वाला था ना, कि ट्रांसफार्मर के टैंक में हमेशा ऑयल को मेंटेन करके रखे, वैसे ही ये हमारा सर्ज टैंक है ना। सर्ज टैंक क्या करेगा कि पेन स्टॉक को बस्ट नहीं होने देगा, उसके प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पानी है, जो टरबाइन से होकर जो पानी है, उसको वापस हम आगे की तौर पे छोड़ देंगे। आपको बताऊं मैं कि बहुत बार क्या होता था, जब शुरू में भाई क्या होता ना, शुरू जब चीज़ें होती तो अंधविश्वास में लोग बिलीव करते हैं। तो आपको बताऊंगा, अब हैरत की बात है, संसद वगैरह में और बहुत बड़े बड़े नेताओं ने ये बात बोली थी जब बहुत अज्ञानी दौर हुआ करता था। क्योंकि जब नया कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे हमारे यहाँ लोग बोलते थे कि भाई कंप्यूटर का क्या काम है, हम तो बैलगाड़ी चलाने वाले लोग हैं, कंप्यूटर क्या काम आएगा। तो सिमिलरली क्या हुआ, जब हाइडल पावर स्टेशन जब बड़े बड़े बनाए गए तो कई सारे लोगों ने भ्रांति फैलाई। मैं भी जब बचपन में था तो ये सुनता था कि जो पानी है जो यहाँ पर यूज होके जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसके बाद का जो पानी है उसमें मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए कोई काम का नहीं रहता है। उसके अंदर तो भाई बिजली बन रही है तो वो पानी अब काम का नहीं रहा, उसको अगर आप सिंचाई में यूज करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैल जाती है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो पानी है, जब पूरा पानी हो गया उसके बाद इस पानी को रिवर के थ्रू आगे, जब भी रिवर है उसको आगे बहा दिया जाता है पानी। कई बार क्या होगा, आगे जल के हम यहां पर भी एक स्टोरेज बना देंगे। कई बार क्या करेंगे, स्टोरेज बना देंगे जिसको हम इस पानी को यूज भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। सपोज करो आपका रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, तब तो हमारे पास बहुत एक्सेस वाटर है, हमें तो आगे बहाना पड़ेगा। बिजली बना दी हमने, पानी को आगे बढ़ा दिया हमने, चलो आगे जाने दो। बट मान लीजिए गर्मियों का मौसम आया कि पानी की बहुत कमी है, भाई रिजर्वोयर में लिमिटेड पानी है ना। तो हम ये जो पानी बहेगा इसको वापस से क्या करेंगे, वापस से इस रिजर्वोयर में सप्लाई दे देंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में ऐसा ही होता है कि भाई यहां जो पानी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जिस पानी से बन चुकी है, पानी से बनने का मतलब समझ गया ना कि भाई पानी मतलब टरबाइन पे आएगा, अल्टरनेटर से डायरेक्ट नहीं बन रही है। पानी से पहले टरबाइन क्या कर रहा है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है, देन मैकेनिकल से हमारा अल्टरनेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो आपका यहां जो एक्स्ट्रा वाटर है, इस एक्स्ट्रा वाटर को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। कब, गर्मियों के दिनों में, क्योंकि रेनी सीजन में तो जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत एक्सेस वाटर है। तो हमने क्या किया, एक रिवर्सिबल टरबाइन बनाई। रिवर्सिबल टरबाइन का मतलब क्या है, कि रिवर्सिबल टरबाइन का मतलब है कि भाई ये पानी वापस से ऊपर की साइड में ले जाए। तो रिवर्सिबल टरबाइन को चलाने के लिए जो हमारा अल्टरनेटर था, सिंक्रोनस जनरेटर था, उसको सिंक्रोनस मोटर जैसा वर्क करा दिया। तो मोटर क्या करेगी, पंप के थ्रू ये वाटर वापस से कहां ले जाएगी, रिजर्वोयर के अंदर पानी डाल देंगे और टरबाइन हमारी रिवर्स यूज होती है। वो स्पेशल टरबाइन डीएरएस करके एक टरबाइन होती है, अभी आगे में लिखवा दूंगा, है ना। वो टरबाइन यूज होती है जिसको हम रिवर्सिबल टरबाइन बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट जहां पर हम रीयूज कर रहे हैं, वापस से ये पानी जो यहां पे इकट्ठा हुआ है इसको वापस से पंप्ड बैक कर रहे हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। इसलिए हाइडल पावर स्टेशन के बहुत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग डायग्राम देखने को मिलेंगे। उसका रीजन है कि हाइडल पावर स्टेशन बहुत टाइप के होते हैं। कोई रिवर पे होगा, कोई पॉन्डेज टाइप पे होगा, जहाँ कुछ जगह पे ऐसा होगा जहाँ पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट की जरूरत नहीं हो पानी को, क्योंकि हमेशा पानी का 12 महीने पानी आते जा रहा है तो आगे बहाते जाएंगे। और एक चीज और नोटिस करना कि ज्यादातर हाइडल पावर स्टेशन क्या होंगे, किसी बड़ी नदी के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि बड़ी नदी पे क्या है, डैम बनाना आसान होता है
और उसके आसपास क्या है क्योंकि बहुत एक्सेस पानी कई कई किलोमीटर 100 किलोमीटर तक ये रिजर्वॉयर होते हैं, ज़्यादातर बड़ी कैपेसिटी का पानी होगा, तो उसके लिए एक कंटिन्यूसली रिवर भी हमारे पास होनी जरूरी है, क्योंकि उस पानी को मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक्सेस वाटर आ गया और यहाँ नहीं संभला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्पिलवे करके एक होता है, आपने देखा होगा डैम से क्या होता है, बारिश के मौसम में जो एक्सेस रिजर्वॉयर में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, तो उसको हम बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे भी क्या होगा, अननेसेसरी हम उसके गेट खोल देते हैं। कई बार आता है ना, आप नदी किनारे जाओगे कि डैम खुलने वाले, एक्सेस वाटर निकलने वाला है, तो आप थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो आप नदी किनारे से दूर हो जाइए। रात के टाइम आप जाएंगे, जैसे ओंकारेश्वर हो गया ज्योतिर्लिंग, आप कभी गए हो तो ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर एक हाइडल पावर स्टेशन है, वहाँ पर रात को कई बार क्या होता है कि सारी दुकानें हटाते हैं, क्योंकि रात को गेट्स खुलते हैं, एक्सेस वाटर है ना वो छोड़ते हैं, तो कई बार आपकी नदी का लेवल ऊपर हो जाता है ना। कई बार आप देखोगे शाम के टाइम पे जो दुकानें नीचे हैं और रात के टाइम पे अचानक पानी का लेवल बढ़ा, तो सायरन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं भी हो जाती हैं, डूब जाते हैं लोग, है ना। पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे रियल मामा का बेटा 19-20 साल की एज, आज से मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की घटना है, डूब के एक्सपायर हो गया। 3 दिन बाद बॉडी ऊपर आई है, बड़ी दुखद घटना थी, हिला के रख दिया। 3 दिन पूरे ओंकारेश्वर के सारे जितने भी पानी के सोर्सेस हो सकते सब जगह ढूंढा, बट 3 दिन बाद बॉडी सरफेस पे आई है, ठीक है। तो आप भी किसी भी हाइडल पावर स्टेशन के आसपास जहां पर डैम बने हैं, डैम कंस्ट्रक्ट है, तो वहां पर पानी रात के टाइम पे लेवल बढ़ जाता है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है ना। चलो, तो पेनस्टॉक, पावर हाउस, रिवर, सारा चीज बता दिया, वॉल हाउस, है ना, प्रेशर टनल। अब हम क्या करेंगे, इसमें और छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, उन सबको हम जानेंगे, है ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा, एक और डायग्राम बनाया मैंने इसीलिए, देखो यहाँ पे ये हमारा पूरा रिजर्वॉयर है, ये डैम बना हुआ है, ये डैम का ये सरफेस इस तरीके से इसलिए होता है ताकि यहाँ से डैम के ऊपर हम क्या करते हैं, स्पिलवे कंस्ट्रक्ट करते हैं, गेट वगैरह बनाते हैं। गेट क्यों बनाते हैं कि एक्सेस वाटर को हम निकाल सके, उसको बोलते हैं स्पिलवे, है ना। झरने जैसा होता है, एकदम डैम खुलते हैं, है ना। देखिए एंकर ब्लॉक, ये पेनस्टॉक, इस तरीके से जा रहा है। ये होता है ट्रेश रेक। ट्रेश रेक क्या होती है, बार्स होती है ना, कि मान लीजिए देखो ये रिजर्वॉयर है, इसके अंदर बहुत सारा कचरा वगैरह भी हो सकता है ना, पत्थर हो सकता है, कचरा हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो हमें नहीं चाहिए पेनस्टॉक में, तो यहां पर जाली लगानी पड़ेगी ना, यहां पर जाली लगानी पड़ेगी। तो यहां पर ट्रेश रेक में क्या करते हैं, एक आपकी बार्स होती है, स्टील की बार्स होती है, जाली होती है, और यहां पर जो भी कचरा या गार्बेज होगा उसको रोकते हैं पेनस्टॉक में जाने के लिए। आप देखोगे बहुत बार, कई बार ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, जैसे केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, तो केदारनाथ में त्रासदी होने के बाद बहुत सारी लाशें रिजर्वॉयर में आके यहाँ पे ट्रेश के यहाँ पे अटक गई थी। कई सारे लोगों को जो अपने फैमिली मेंबर नहीं मिले थे, तो वो आसपास के जो हाइडल पावर स्टेशन थे वहां के रिजर्वॉयर में ढूंढा, तो कई बार वहां से लाशें मिली। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जनरली बहुत बड़ी कोई घटना हो जाती है, बहुत हजारों लोग अगर बह के चले गए, तो कई बार यहाँ पे अगर वो वही बॉडी या वही गार्बेज आपका यहाँ पेनस्टॉक में आ जाएगा, तो आगे का आपका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर ये ट्रेश रेक लगाया जाता है। फिर पेनस्टॉक में पानी गया। ये पेनस्टॉक क्या होता है, ये एंकर ब्लॉक से क्या होते हैं आपके, इनको सपोर्ट मिलता है। उसके बाद सर्ज टैंक हो गया, टरबाइन हो गया, और पूरा का पूरा टेल रेस करके उधर चले गया पानी के पानी, है ना। इसके जो वाटर रिजर्वॉयर, पहला डैम, ट्रेश रेक, फोरबे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से पेनस्टॉक को, ये या रिजर्वॉयर के यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा सा, है ना, बे होता है ना, बे ऑफ बंगाल होता है कि नहीं, वैसा एक बे होता है, ताकि उसको कॉन्स्टेंटली पानी अच्छे प्रेशर से मिले। सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, स्पिलवे, है ना। स्पिलवे कौन से होते हैं, डैम के ऊपर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें गेट वगैरह बनाते हैं हम लोग, है ना, गेट वगैरह बनाते हैं, उसको स्पिलवे, एक्स्ट्रा वाटर को हम छोड़ेंगे, है ना। बाकी सब चीजों की डिटेल देखो मैं 1 बाय 1 बता रहा हूं। यहाँ पे ये हमने देखा, साइट विजिट देख ली थी। उसके बाद देखो वाटर रिजर्वॉयर, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इट्स पर्पस टू स्टोर वाटर which may be utilized to run the prime mover to produce electrical power. A reservoir stores water during the rainy season and supplies the same during the dry season, है ना। रिजर्वर का काम क्या है, पानी इकट्ठा रखना। डैम का क्या है, द फंक्शन ऑफ डैम इज टू प्रोवाइड अ हेड ऑफ वाटर टू यूटिलाइज द वाटर टर्बाइन। भाई डैम क्या कर रहे हैं, हम हाइट बढ़ा रहे हैं, ताकि हाइट से पानी फेंकेंगे तो हमारा उस पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। उस पोटेंशियल हाइट से कोई भी चीज होगी तो उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे हैं हम लोग। It helps to increase the working head of power plant.
बाकी डैम के और भी यूटिलिटी होती है भाई, रोड जैसा यूज कर सकते हैं उसको हम लोग, है ना। चलिए इनटेक स्ट्रक्चर, इनटेक में बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि ट्रेश रैक, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ ट्रेश रैक टू प्रिवेंट एंटरिंग डेब्रिस, है ना, डेब्रिस मतलब गार्बेज वगैरह, वही सारी चीजें होती है, विच माइट्स डैमेज द विकेट्स, गेट्स एंड टर्बाइंस रनर्स। ट्रेश रैक इज मेड अप ऑफ स्टील बार्स एंड इज प्लेस्ड अक्रॉस द इनटेक ऑफ बिगिनिंग ऑफ द वाटर कंडक्टर सिस्टम एट द बिगिनिंग ऑफ पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के बिगिनिंग पे ही हम लोग लगाते हैं ना। चलो नेक्स्ट है 4B, इट इज इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के वहां पे हम लोग जस्ट आपका क्या रहे, प्रेशर से पानी जाता रहे, हमेशा बना रहे। द 4B सर्व्स अ रेगुलेटरी रिजर्वर storing water temporarily when load on the power plant is reduced and supply extra water required when the load increases, है लोड का फ्लक्चुएशन होगा तो वह हमेशा अवेलेबिलिटी बनी रहे वाटर की। चलो सर्च टैंक्स आर लार्जली सिलेंड्रिकल टैंक प्रोवाइडेड नियर द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द लॉन्ग पेनस्टॉक, यूजुअली प्रोवाइडेड इन हाई हेड एंड मीडियम हेड प्लांट्स। या हाई हेड और मीडियम हेड क्या होता है अभी मैं बताता हूं। बिटवीन द डैम एंड पावर हाउस, आपको देखो फंक्शन वही है, टू प्रोवाइड बेटर रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन द लोड ऑन द सिस्टम फ्लक्चुएट्स, stores water when the load decreases suddenly and supplies extra water to the penstock when load increases suddenly। मैंने बताया था जैसे कंजर्वेटर होता है वैसे यहाँ पे सर्च टैंक होता है कि भाई पेन स्टॉक का प्रेशर मेंटेन रहे, जैसे ही लोड फ्लक्चुएशन होगा उस हिसाब से कम होगा पेन स्टॉक में पानी तो सप्लाई दे देगा, ज्यादा होगा तो ले लेगा, है ना। सर्च टैंक कंट्रोल्स द प्रेशर वेरिएशन, देखो मैंने बताया था प्रेशर वेरिएशन फ्रॉम रैपिड वेरिएशन इन वाटर फ्लो इन पेन स्टॉक एंड देयरबाय प्रिवेंट्स वाटर हैमर इफेक्ट। ये मैं बताया था, इसको वाटर हैमर इफेक्ट बोलते हैं। पेन स्टॉक के अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन है, ये क्यों आएगा प्रेशर का वेरिएशन, कि इलेक्ट्रिकल डिमांड सप्लाई में चेंजेस होता रहेगा, रैपिड चेंजेस होता रहेगा, उसकी वजह से पेन स्टॉक के अंदर क्या होगा, प्रेशर का वेरिएशन होगा, इसको बोलते हैं हैमर इफेक्ट, है ना। तो हैमर इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर हैमर इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम सर्च टैंक का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, है ना। पेन स्टॉक क्या होता है, द पाइप बिटवीन द सर्च टैंक एंड टरबाइन इज कॉल्ड पेन स्टॉक, इट सप्लाइज वाटर टू द टरबाइन फ्रॉम सर्च टैंक और 4B, है ना। सर्च टैंक से भी सप्लाई लेता है, पेन स्टॉक के अंदर पानी कहां से आ सकता है, सर्च टैंक से भी आ सकता है क्योंकि प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, और 4B। अब आप बोलोगे सर वो तो रिजर्वायर से आ रहा है, भाई 4B रिजर्वायर के अंदर ही लगा हुआ है ना। एक रिजर्वायर के अंदर, एक रिजर्वायर बड़ा पोर्शन है, उसके अंदर वो 4B जहां से जस्ट आपका पानी जा रहा है उसको बोलते, उस पोर्शन को बोलते हैं 4B, है ना। इट मेड अप स्टील और कंक्रीट एंड डिजाइन एज द प्रेशर फ्लो पाइप, है ना। इट इज सपोर्टेड इन एंकर ब्लॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पिलवे। दिस मे बी कंसिडर्ड एज सेफ्टी वॉल फॉर अ डैम, है ना। सेफ्टी वॉल के रिजर्वायर में ज्यादा पानी आ गया तो गेट के थ्रू हम क्या करेंगे, स्पिलवे सर्व्स टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, है ना, गेट के थ्रू। वाटर टर्बाइंस, अब चलते हैं वाटर टर्बाइंस के ऊपर। वाटर टर्बाइंस अलग अलग क्लासिफिकेशन से टर्बाइंस को लेके, टर्बाइन करता क्या, वाटर टर्बाइंस आर यूज्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई जो फॉलिंग वाटर है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी जो है हमारी किसकी, वाटर की, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। अलग देखिए टर्बाइन के क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, वो सारे क्लासिफिकेशन अभी मैं बताने वाला हूं। एक्सियल फ्लो टर्बाइन, टेंजेंशनल फ्लो टर्बाइन, एक्सियली अगर आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके लिए अलग टर्बाइन है, टेंजेंशनल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन और मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। अब देखिएगा हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ हमें याद रखना है, इसकी टेक्निकलिटीज को समझने की जरूरत नहीं है अंदर तक। एक्सियल फ्लो टर्बाइन अगर है तो वो कौन सी होती है, प्रोपेलर या फिर कपलान टर्बाइन। इनके और अच्छे से क्लासिफिकेशन बताऊंगा। टेंजेंशनल होगा तो उसको बोलते हैं पेल्टन टर्बाइन। रेडियल फ्लो है तो ये कौन सा हो गया हमारा, फ्रांसिस टर्बाइन। और मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन है तो मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन, है ना। तो यहां पर आपको हमेशा बस इस चीज का ध्यान रखना, कई भी एग्जाम में पूछेगा एक्सियल फ्लो टर्बाइन कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कपलान और प्रोपेलर टाइप की, है ना। ये टेंजेंशनल कौन सी होती है, पेल्टन होती है। रेडियल कौन सी होती है, फ्रांसिस होती है। इस चीज को ध्यान रखना, बाकी डिटेल वर्जन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी वाटर, है ना। ये वाइड क्लासिफिकेशन है टर्बाइन की। एक तो हो गया हमारा ये देखो फ्लो के हिसाब से, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा एक्शन ऑफ वाटर के हिसाब से। देखो इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन दो बड़ी कैटेगरी है, इंपल्स और रिएक्शन। इंपल्स के अंदर क्या होगा देखिएगा, इंपल्स में आती है पेल्टन व्हील टर्बाइन, है ना। अब इसमें आपका जो होता है इंपल्स टर्बाइन में क्या होता है, नोजल लगा रहता है और सारा का सारा जो आपका पानी होता है ना, पूरा ऑल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नोजल दिया जाता है ताकि हाई प्रेशर से आपका पानी निकल सके वहां से। तो यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आती है, वाटर इज
ऑल अवेलेबल वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हेड बाय पासिंग थ्रू अ नोजल। नोजल लगा रहता है प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ पेन स्ट्रोक। पेन स्ट्रोक जहां एंड हो रहा है वहां पे आपका टरबाइन के वहां पे क्या होगा, नोजल लगा रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरी कैटेगरी होती है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में देखो इंपल्स में आता है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन और रिएक्शन में दो टरबाइन आती है। कौन सी, आपकी फ्रांसिस और कप्लान। फ्रांसिस और कप्लान दोनों के दोनों काय में आती है और प्रोपेलर भी बोल सकते हैं। ये तीनों की तीनों टरबाइन किस में आती है, रिएक्शन टरबाइन में। ठीक है, तो यहां पर बस इस चीज का ध्यान रखना, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन होता है एक स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन देख लो, इट इज अ हाइपोथेटिकल स्पीड ऑफ अ टरबाइन एट विच इट प्रोड्यूस 1 HP पावर, 1 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें हेड अपना क्या रख रहे हैं, 1 मीटर का हेड। उससे जो स्पीड आती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू, सिंक्रोनस स्पीड नहीं है ना, NS इक्वल टू N अंडर रूट, है ना, ये देखें N अंडर रूट P डिवाइडेड बाय H की पावर 5/4, है ना, डेरिवेशन से आता है। अब इसमें जो N होता है ना, ये हमारी नॉर्मल स्पीड होती है, एक्चुअल रोटेशन स्पीड इन आरपीएम। एक्चुअल स्पीड कौन सी है, वो है आपकी, है ना। NS सिंक्रोनस स्पीड नहीं है ना, इस चीज का ध्यान रखना, स्पेसिफिक स्पीड होता है। नहीं तो हर जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करता है, NS इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, बट यहाँ पे मामला अलग है। ये जो N है ये एक्चुअल स्पीड रोटेशन होगा। P क्या है आपका, प्रेशर है ना, सॉरी P क्या है आपका, पावर है। पावर अगर इस फॉर्मूला में आप रख रहे हैं तो आपका क्या रहेगा, पावर HP में आएगा, है ना। और अगर वॉटेज में रखेंगे पावर, तो ये आपका HP 1 HP कितना होता है, 735 या 746 होता है, डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में क्या अवेलेबल है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं रहे तो 746 लगा देना, अगर अवेलेबल रहे 735 तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो रहेगा अभी यहाँ पे 735.5 के हिसाब से ही इन्होंने 1 HP इक्वल टू 735.5 वॉट है। तो ये वाला फॉर्मूला इस P में, ये HP में था और ये यहाँ पे वॉटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो एक क्वांटिटी 1.165 का मल्टीप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, आपको ज्यादातर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो भी ऑप्शन में। न्यूमेरिकल आपसे ना के बराबर पूछे जाएंगे, आपको सिंपल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। 4 ऑप्शन मिल गए तो आपको आंसर लगाते आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ टरबाइन। चलो अब टरबाइन देखिए, टरबाइन है ना, पूरे हाइडल पावर स्टेशन में टरबाइन जान है। टरबाइन जान है तो टरबाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो हमने एक्सियल, रेडियल, टेंजेंशनल वाले फ्लो से बता दिया। एक तरीका हमने किससे बता दिया भाई, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन के हिसाब से बता दिया। अब देखो स्पीड के साथ में क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड अगर 12 से 70 आरपीएम में, एक 80 से 420 है, वैसे तो 70 से 400 होना चाहिए था। अभी देखो ये वेरिएशन है ना, अलग अलग किताबों में थोड़ा सा अलग अलग डिफर कर सकता है। हो सकता है 70 की जगह 75 दे दे, 420 की जगह 400 दे दे, 300 की जगह कुछ और दे दे, तो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। आप उसकी चिंता मत करना, ऑप्शंस में थोड़ी सी बड़ी रेंज रहेगी। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है। उसका कारण ये है कि हाइडल पावर स्टेशन का कोई एक पैमाना नहीं है। इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन किस तरह का बन रहा है, किस हाइट का बन रहा है, कितनी हाइट का डैम जा रहा है, उसके हिसाब से छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। इस वजह से किताब लिखने वाले भी बहुत सारा डेटा लेके, वो गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं, क्योंकि कुछ जगह ये हो रहा है, कुछ जगह वो हो रहा है, उस वजह से डिफरेंस आते हैं, है ना। एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ऑप्शंस दूर दूर मिलेंगे, पास पास मिलेंगे, तो आप क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्लो 12 से 70 आरपीएम को हम स्लो स्पीड बोलते हैं, 80 से 420 को मीडियम बोलते हैं, 310 से 1000 को हाई स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। टरबाइन कौन सा यूज होता है स्लो स्पीड में, पेल्टन यूज होता है। फ्रांसिस कहाँ यूज होता है, मीडियम में यूज होता है। और हाई स्पेसिफिक स्पीड में प्रोपेलर या फिर कप्लान यूज होता है। ठीक है, अब देखो हेड मतलब हाइट की बताई थी मैंने, तो लेस देन 15 मीटर अगर होता है तो प्रोपेलर या फिर कप्लान यूज होता है। मीडियम का होता है तो 15 से लगा के 70 में हम लोग कप्लान या फिर फ्रांसिस यूज करते हैं। हाई हेड में 71 से लगा के 250 मीटर फ्रांसिस और पेल्टन यूज करते हैं। कई बार ऐसा होगा कई सारी किताबों में कि हाई हेड को 70 से लगा के 500 भी मान रहे हैं, 500 भी जाता है ना। हाई को हम 70 से 500 भी मानते हैं, और अबव 500 क्या होता है, अबव 500 हम लोग वेरी हाई हेड बोलते हैं। तो यहां पर 250 का है, 250 की जगह कभी कभी 500 भी लिखा हो सकता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप कंफ्यूज हो जाते कि सर क्वेश्चन में टिक करना क्या है, कि यहां तो आपने दो ऑप्शन दे दिए कि 15 से 70 में कप्लान भी फ्रांसिस भी है, यहां पे फ्रांसिस और पेल्टन भी है,
दो दो दे दिए। तो इसलिए ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी है कि भाई हाई हेड की बात करें तो पेल्टन की करना है, हाई हेड बोलेगा एग्जाम में तो पेल्टन लिख देना, लो बोलेगा तो कप्लान कर देना, है ना, लो बोला तो कप्लान और हाई बोला तो पेल्टन, और अगर लो टू मीडियम बोला, लो टू मीडियम तो फ्रांसिस कर देना, और सिर्फ मीडियम आएगा तो भी क्या करेंगे हम, फ्रांसिस कर देंगे, तो भी फ्रांसिस कर देंगे। अब आप लोग सिर्फ फ्रांसिस ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में नहीं होगा तो ये दो दो ऑप्शन इसीलिए दे रखे हैं, है ना। बट आपका काम यहां तक ये वाला चीज याद रखना, आपका काम मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक टरबाइन और होती है ये डी रियाज टरबाइन, ठीक है, ये अप टू 300 मीटर हेड के लिए यूज होती है, बट ये एक स्पेसिफिक जगह ही यूज होगी जहां पर रिवर्सिबल फ्लो का काम होगा। रिवर्सिबल फ्लो का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बन चुका और जो वेस्टेज पानी का हम आगे ले जा रहे थे उसको हम स्टोर करके रखते हैं, उस पानी को जब गर्मियों के दिनों में पानी की रिजर्वायर में कमी हो जाती है तो उस पानी को वापस से हम लोग रिवर्सिबल टरबाइन के थ्रू, और जनरेटर जब मोटर बन जाएगा लाइट लोड ड्यूरेशन में, उसको वापस रिजर्वायर पे बैक कर देंगे वाटर को, उसलिए वहां पे ये टरबाइन यूज होती है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल फ्लो कंडीशन के टाइम पे यूज होती है टरबाइन, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में यूज होता है ना। तो एक कभी क्वेश्चन अच्छा बने तो, है ना। तो ये टरबाइन का कंफ्यूजन मैंने यहाँ पे कुछ हद तक कोशिश करी है कि ना रहे, है ना, नहीं तो अदरवाइज टरबाइन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अब देखो, अब आपके जो हाइडल पावर स्टेशन है इसके क्लासिफिकेशन भी अलग अलग होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस लोड या फिर पीक लोड। देखिए बार बार यूज होता है बेस लोड पीक लोड, क्या है मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो ये अलग डिस्कशन लोड कर्व वगैरह पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सपोज करो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूं, बाकी तो मैं ग्राफ वगैरह बना के आपको अच्छे से बताऊंगा कि सुबह से शाम तक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजप्शन, देखिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो कैसे आता है, जो एनर्जी मीटर लगा है उसमें जो रीडिंग्स बन रही है उसके हिसाब से आता है। अब आप देखिएगा कि आपके घर में सुबह 7 बजे से लगाकर रात को अगले दिन 7 बजे तक, है ना, 24 घंटे का लेते हैं हम लोग, तो 24 घंटे में आप देखोगे कि आपके घर में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चलता रहेगा, बट कुछ 2-3 घंटे ऐसे होंगे जहां पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये कब होता है, जब घर के सारे सदस्य घर में हो, है ना, सारे सदस्य घर में हो, और उस टाइम पर क्या हो रहा है कि सभी, मान लीजिए सारे सदस्य घर में हो और उस टाइम पे सब वॉशरूम यूज कर रहे हैं, जैसे ऑफिस जाते टाइम पे, स्कूल जाते टाइम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आपका गीजर भी चल रहा है, आपका सारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चल रहा है, तो वहां पर क्या बोलेंगे, पीक आवर्स बोलेंगे। और उसके बाद जो नॉर्मल हो जाएगा उसको बोलते हैं बेस लोड, उसको क्या बोलते हैं, बेस लोड बोलते हैं। इसको हम ट्रैफिक से समझते हैं। ट्रैफिक से कैसे समझेंगे, अभी मैं ग्राफ वगैरह नहीं बनाना, अदरवाइज मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा आगे चल के, बट अभी हमें पावर प्लांट में बेस लोड और पीक लोड क्या होता है उसके लिए बताता हूं। जैसे आप देखेंगे रोडों पे, आप देखोगे ऑफिस जब जाते हैं और ऑफिस जब छूटता है उस टाइम पर आप देखोगे कि सिग्नल्स पे काफी भीड़ होती है, रोड पे काफी ट्रैफिक होता है, वो क्या होता है, पीक आवर्स, ट्रैफिक का पीक आवर्स है, मतलब सभी लोगों को उसी टाइम पे अर्जेंसी है। और जब वो अर्जेंसी खत्म हो जाती है तो नॉर्मल आपका जो ट्रैफिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस ट्रैफिक, है ना। और पीक आवर्स में जब ऑफिस जाने का टाइम होता है या आने का टाइम होता है उस टाइम पे 1-2 घंटे क्या होता है, काफी हेवी ट्रैफिक होता है, उसको बोलते हैं पीक। तो सिमिलरली आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी क्या होगा कि आपका पूरा शहर अगर 11 बजे ऑफिस जा रहा है तो पूरा शहर में क्या होगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा होगा सुबह, तो उसको बोलते हैं पीक आवर्स बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं पीक लोड प्लांट और बेस लोड प्लांट। तो उस पीक टाइम पर क्या होगा कि कुछ ऐसे पावर प्लांट होते हैं जो फटाफट उस पीक की डिमांड पूरी करे। अब पीक लोड के टाइम पे क्या होगा, भाई पावर प्लांट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो ना। आपको एक चीज बताना भूल गया था, मैं थर्मल पावर स्टेशन को स्टार्ट करने में, फ्रेश स्टार्ट करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं या कई बार पूरा दिन लग जाता है। बट हाइडल पावर स्टेशन में क्या है, गेट खोला, पानी बहाया और तुरंत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि हाइडल पावर स्टेशन को स्टार्ट करना आसान है क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा, बट थर्मल पावर स्टेशन को स्टार्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बेस लोड और पीक लोड की 2 कैटेगरी है, आगे समझते। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टोरेज बेस्ड पे अलग अलग पावर प्लांट है। रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, देखिए या तो चलती हुई नदी है जहां पे हम कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं, चल रही नदी में पानी आ रहा है, टरबाइन लगाया, आगे पानी चले गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, कोई भी स्टोरेज नहीं किया। दूसरा तरीका है कि छोटा सा डैम बना दिया, थोड़ा छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी में हमने स्टोर कर लिया, तो रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज वो हो गया।
थर्ड नंबर का स्टोरेज प्लांट, ये बड़े वाले हैं स्टोरेज के, भाई हमने इंटेंशनली किया है, कई किलोमीटर तक जगह रोक के रिजर्वायर बनाया है बड़ा सा और वहां पे स्टोरेज किया है। साथ में क्या है, स्टोरेज के साथ में पम्प्ड स्टोरेज हो जाए, है ना, पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट, मतलब स्टोरेज के साथ में पम्प्ड हो जाए, मतलब कि वो पम्प्ड वाला जो मैंने बताया ना कि रिवर्स में भी पानी फेंक सके, वैसे प्लांट को हम पम्प्ड स्टोरेज प्लांट बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हेड, हेड का क्लासिफिकेशन लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड, वेरी हाई, ये मीटर से है ना कि आपकी रिजर्वर कितनी हाइट पे है, सरफेस से कितनी हाइट पे है, उस हिसाब से हेड में होगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट कैपेसिटी, तो माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन, मिनी, स्मॉल, मीडियम, हाई, सुपर हाइड्रो। अब ये रेंज क्या होगी, मेगावाट के हिसाब से होती है, अभी आगे चल के बता दूंगा, आगे चल के अभी बताता हूं। चलिए, अब हर एक चीज को डिटेल में लिखा गया है कि बेस लोड प्लांट क्या होता है। इट इज द प्लांट डिजाइन टू टेक केयर ऑफ बेस लोड ऑफ द ग्रिड। बेस लोड का मतलब समझ गए, जब नॉर्मल चल रहा है ना, जब ऑफिस जा रहे हैं, जब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है, जो ज्यादा पीकी आ रहा है, द प्लांट ऑपरेटेड, उसको क्या बोलते हैं, पीक लोड, है ना। द प्लांट ऑपरेटेड ऑन द लार्ज पोर्शन ऑफ द लोड कर्व, इट सप्लाइज कंटिन्यूस पावर टू द ग्रिड। ये सेकंड लाइन आपको समझ में आ जाएगी, जब मैं लोड कर्व वगैरह पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। इट सप्लाइज कंटिन्यूस पावर टू द ग्रिड थ्रू आउट द ईयर, जनरली इट्स, ये सारे पढ़ लेना है ना। पीक लोड क्या होता है, इट्स प्लांट डिजाइन टू टेक केयर ऑफ पीक लोड ऑफ द ग्रिड, है। इट ऑपरेट ड्यूरिंग द पीक आवर्स हैंस शॉर्ट। ये पंप स्टोरेज प्लांट यूजुअली डिजाइंड एज द पीक लोड, है ना। पंप स्टोरेज प्लांट को इसलिए बनाते हैं पीक लोड के, भाई पंप स्टोरेज प्लांट है, वहीं रेडिली अवेलेबल है पानी, तो तुरंत वो पीक लोड, जब आपका पीक आएगा कि जल्दी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तुरंत पंप स्टोरेज पावर प्लांट को हम लोग चला देते हैं, है ना। चलिए, ये फिर रन ऑफ रिवर के पॉइंट्स पढ़ लेना, बाकी मैंने बता दिया है सारा का सारा। जब एक बार रीडिंग कर देना, जो मैंने समझाया वही रीड कर लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टोरेज टाइप का, है ना, इसके एग्जाम्पल है नागार्जुना हाइड्रो स्टेशन, श्रीशैलम हाइड्रो पावर प्लांट्स, है ना, सिलेरू हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये अलग अलग एग्जाम्पल बता दिए हैं मैंने। पंप्ड स्टोरेज क्या होता है, लो हेड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, लो हेड प्लांट्स, लो हेड में कौन यूज करते हैं हम लोग, कप्लान, और लो हेड का मतलब है 15 मीटर, है ना। नेक्स्ट है आपका मीडियम, मीडियम हेड, तो मीडियम में क्या यूज करेंगे, फ्रांसिस यूज करेंगे 15 से 70 मीटर, है ना। हाई हेड में क्या होगा हमारा, यहाँ पे फ्रांसिस या फिर वेरी हाई। अच्छा देखो, कई बार हाई में आपको दिस टाइप ऑफ यूजेस फ्रांसिस और पेल्टन टर्बाइन, है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। वहां पे मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया था ना, ये इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आ गया वो, हाई हेड में पेल्टन, लो में कप्लान, है ना। इस चीज का लो में कप्लान था, हाई में क्या था, पेल्टन था, है ना। और लो टू मीडियम में फ्रांसिस, बस इसको ध्यान रखना है ना, या कंफ्यूज मत होना अननेसेसरी, आप कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ गया हमारा, हाँ, तो देखो ये लो में हमने क्या किया था, कप्लान था लो में, मीडियम में हमारा क्या था, फ्रांसिस था, और हाई में हमारा क्या है, पेल्टन। बट यहाँ दो ऑप्शन लिखे, फ्रांसिस या फिर पेल्टन, तो डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, है ना, बट पेल्टन ज़्यादा ध्यान रखना। और वेरी हाई में तो पेल्टन ही यूज होगा, वेरी हाई में तो। अब ये देखो, ये क्लासिफिकेशन और बता दिया कि 30 मीटर से कम, 30 से 250, 250, कई बार 250 की जगह 500 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट कैपेसिटी। अभी मैंने बताया था ना, माइक्रो पावर प्लांट क्या होते हैं, लेस देन 100 किलोवाट, मिनी हाइडल। आप सोच रहे होंगे सर 100 किलोवाट का भी कोई हाइडल पावर स्टेशन बनाता है क्या, बिल्कुल बनाते हैं। कई जगह नॉर्थ ईस्ट में जो हिली एरियाज है जहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होती है, मौसिमराम और चेरापूंजी का है नॉर्थ ईस्ट में, है ना, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश हो रही साल भर, और साल भर रिवर कुछ झरने चल रहे हैं, तो वहाँ पर टर्बाइन सेट लगा देते हैं। कई छोटे छोटे ऐसे विलेजेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है, वो हाइडल पावर स्टेशन पर ही बेस्ड है। दार्जिलिंग वगैरह में हमारा फर्स्ट हाइडल पावर स्टेशन कहाँ, दार्जिलिंग में बना था, है ना। ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं। तो ये सब कैपेसिटी के हिसाब से इनके सुपर हाइड्रो पावर प्लांट 1000 मेगावाट के ऊपर का बनता है, हाई हाइडल पावर प्लांट मीडियम, है ना, इस तरीके का। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता आपसे, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप आते हैं टेक्निकल कैलकुलेशन पे। एक कैलकुलेशन हमने कहाँ देखी थी, हमारे स्पेसिफिक स्पीड पे। एक कैलकुलेशन यहाँ पे, ये आउटपुट पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट पावर में क्या है, W, Q, H और ईटा। अब इनको एक एक करके समझते हैं। W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, जो कि 9.81 है ना। देखिए दो इसमें किया जाता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब में। तो किलो न्यूटन को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया है, तो इस तरीके से आएगा आपका। क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम आपका पानी का जा रहा है, ठीक है। तो W, Q, H, ईटा,
ये हमारा किलोवाट में है। अगर आपको पावर एचपी में निकालना है तो डिवाइड बाय 75 कर देना, तो ये आपका क्या रहेगा, किलोवाट वाला और एचपी वाला। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसके उस बेसिस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जेई लेवल में बहुत कम आते हैं, बट कभी इक्का दुक्का बार आ जाए तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। लास्ट आते कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे आपसे पूछा जाता है हाइड्रोग्राफ क्या है ना। तो हाइड्रोग्राफ क्या है, ग्राफ बनता है जिसको एक्सिस पे बनाया जाता है, क्या है, बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर, है ना। डिस्चार्ज और टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्चार्ज है, इसको बोलता है हाइड्रोग्राफ, है ना। पूछा जाता है क्वेश्चन में। मास कर्व, इट्स अ प्लॉट ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम वाटर दैट कैन बी स्टोर फ्रॉम स्ट्रीम, काम का नहीं है। मास फ्लो काम का नहीं है, हाइड्रोग्राफ इंपॉर्टेंट था। फ्लो ड्यूरेशन कर्व ये भी काम का नहीं, पावर ड्यूरेशन कर्व ये भी सब कर्व काम के नहीं, सिर्फ हाइड्रोग्राफ ध्यान रखना है इसका, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कि भाई नो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कोई कॉस्ट ही नहीं है। हमें वहां पर थर्मल पावर स्टेशन में कोयला मंगाना पड़ रहा था, एक ट्रेन 4 करोड़ की, 1 मेगावाट बनाने के लिए 4-4 करोड़ यूज करना पड़ रहा था, हमें बहुत महंगा महंगा कोयला यूज करना पड़ रहा था। तो यहां पर नो फ्यूल का कोई भी कॉस्ट नहीं, भाई पानी है रिजर्वायर में इकट्ठा किया, कोई पैसा तो देना नहीं है उसके लिए। सेकेंड है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है वहां पर, बहुत मेंटेनेंस, ईएसपी लगाओ, चिमनी लगाओ, बहुत, है ना। हाई प्लांट एफिशिएंसी, भाई आया पानी निकाल दिया। प्लांट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, वहां तो धुआं ही धुआं था हमारा, है ना, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। यूज्ड एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिससे कि वो पानी को इरिगेशन या फ्लड कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग, कि जहां आपकी बाढ़ वगैरह आ रही है तो उस पानी को इधर हम रिजर्वायर में ले आएंगे, तो वहां का बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा आसपास का, है ना। बट उल्टा भी हो सकता है, कभी हमारा डैम में फूट गया तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है, ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा पूरा। इरिगेशन, आसपास छोटी छोटी कैनाल बना देंगे, कैनाल बना देंगे तो उससे क्या होगा, जो किसान है वो अपना सिंचाई कर सकते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज लेस है। सुटेबल फॉर वेरिएबल हेड्स एंड टू एक्ट एज अ पीक लोड प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसा यूज करते हैं हम लोग, पीक लोड जैसा यूज करते हैं, है ना, क्योंकि आगे चल के पूछा जाएगा बेस लोड में कौन सा, थर्मल, है ना, पीक में कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइडल। डिसएडवांटेज क्या है, द एरिया रिक्वायरमेंट इज मोर, ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनाना पड़ता है, बहुत लोगों को मुआवजा देना पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हाई इनिशियल कॉस्ट। देखो सेकंड पॉइंट आई गया, लोकेशन इन रिमोट एरिया एंड रिक्वायर मोर कॉस्ट ऑन ट्रांसमिशन, कि भाई आपका जहां यूटिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी उससे बहुत दूर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक शहर में रहते हैं आप, तो हाइडल पावर स्टेशन बहुत दूर बनाना पड़ेगा, अगर पास से बना दिया और कहीं मिसहैप हो गया तो भाई पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा। तो आपको हाइडल पावर स्टेशन बहुत दूर बनाना पड़ेगा, बहुत दूर बना रहे मतलब बहुत दूर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहां से जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थोड़े से कुछ डिसएडवांटेज है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट के, क्योंकि कई कई किलोमीटर में, आपको बताओ कि कई कई जगह तो क्या है कि 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती है, जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में क्या है, गांधी सागर हाइडल पावर स्टेशन है, तो वो जो नदी है, वो नर्मदा नदी है, वो दोनों जगह बह रही है, उधर भी बह रही है गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो कई बार 2 स्टेट का झगड़ा होता है, भाई हमारी तरफ पानी जो बह रहा है आप ज्यादा स्टोरेज कर रहे हो तो हमारी इधर बाढ़ आ जा रही है, या फिर आप हमारा पानी को उधर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है। तो कावेरी नदी का एक कॉन्फ्लिक्ट है साउथ के 2 स्टेट्स के बीच में, कर्नाटका और आई थिंक तमिलनाडु, है ना, 2 देख लेना, चेक कर लेना, दोनों के बीच में कावेरी रिवर को लेके भी कई सालों तक झगड़ा रहा, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चलती रही, है ना। तो इस तरीके से बहुत बार क्या होता है, हाइडल पावर स्टेशन में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट सर्टिफिकेट लेने होते हैं, तो इनिशियल सेटअप बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई किलोमीटर तक जा रहा है, उसकी हमें 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितना हाइट ले जाना है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा स्टोर होता है और इतने पानी को हम एक साथ छोड़ दे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो एट दिस नोट पूरा का पूरा हाइडल पावर प्लांट आपका फिनिश होता है। हमने बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग देखी, जितनी डिटेलिंग मैंने बताई इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है ना, इससे ज़्यादा की जरूरत, टेल रेस वगैरह बहुत सारे और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हाइडल पावर स्टेशन में, बट उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जितनी मैंने बताई उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बेहतरीन तरीके, जैसे हमने थर्मल में करे। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी। तो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे उसको मैंने इससे पॉइंट वाइज आपको बना के दे दी, ताकि आपको नोट्स जस्ट रीड करना पड़े और काम हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।